कहा जाता है कि आसमान चमचमाते सितारे और खूबसूरत चांद के साथ साथ अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है, लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने हमें यह बताया है कि ना तो सितारे चमचमाते हैं और ना ही चांद खूबसूरत। ये मीनिंगफुल लाइन दोस्तों मेरी नहीं है, ये लाइन है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ हेमा कमेटी रिपोर्ट, जिसने फिल्मी दुनिया की उस सच को उजागर किया है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इसलिए इस कमेटी ने वार्निंग दी है कि आंखों से सच को जानने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि नमक भी चीनी की तरह ही दिखाई देती है। तो आखिर क्या है इस रिपोर्ट में और क्यों ये सुर्खियां बटोर रही है, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। देखिए, बात है फरवरी 2017 की, जब एक प्रोमिनेंट मलयालम फिल्म एक्ट्रेस को अगवा कर लिया जाता है और उन्हीं की चलती कार में उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट यानी होता है। इस एक इंसिडेंट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बुरे दिन उस समय शुरू कर दिए जब इस केस में एक प्रोमिनेंट मलयालम फिल्म एक्टर का नाम सामने आया। पूरे केरला में काफी आउटरेज हुआ और उस आउटरेज के रिस्पांस में प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स और सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट ने मिलकर द वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव्स यानी WCC नाम की एक संस्था बनाई। इस संस्था ने 18 मई 2017 को केरला के सीएम के पास एक पिटीशन दायर की और डिमांड किया कि इस इंसिडेंट में एक फेयर इंक्वायरी हो और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है उसको कर्ब करने के लिए काम करें। इस पिटीशन के रिस्पांस में केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर की कमेटी का फॉर्मेशन किया, जिसको हेड किया जा रहा था केरला के हाई कोर्ट की जस्टिस के हेमा के द्वारा। इनके अलावा वेटरन एक्टर टी शारदा और रिटायर्ड IAS ऑफिसर KB वलसाला कुमारी इस कमेटी के सदस्य थे। 2017 में हेमा कमेटी ने अपनी इंक्वायरी शुरू की और अपनी इंक्वायरी के दौरान मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज के एक्टर, एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जूनियर आर्टिस्ट और बहुत सारे फ्रीलांस पे काम करने वाले स्टाफ्स की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए एविडेंसेस को कलेक्ट किया, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइनली दिसंबर 2019 में हेमा कमेटी ने अपनी 295 पेजेस की रिपोर्ट केरला गवर्नमेंट को सबमिट की। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि अगस्त 2024 तक केरला स्टेट गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को कभी पब्लिश ही नहीं किया। इस चीज को लेकर के फ्रॉम द टाइम टू टाइम केरला गवर्नमेंट और वहां के सीएम को हेवीली क्रिटिसाइज भी किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने केरला की स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और केरला हाई कोर्ट में बहुत सारे पिटीशंस दायर किए हैं कि इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए। केरला की स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम ये जस्टिफिकेशन देती रही कि इस रिपोर्ट में बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं जिसके रिलीज करने से माहौल काफी खराब हो सकता है। इसके अलावा केरला गवर्नमेंट ने राइट टू प्राइवेसी का भी हवाला दिया कि बहुत सारे विक्टिम्स और एक्यूज्ड की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसलिए जनवरी 2022 में केरला गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिलीज करने के बजाय इस कमेटी के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक पैनल का गठन किया। बट उस पैनल का आउटकम इतना सेटिस्फाइंग नहीं था कि केरला के लोग उस चीज से सेटिस्फाई हो जाए। आउटरीच होता रहा, पिटीशंस फाइल होते रहे और फाइनली 6 जुलाई 2024 को केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को यह आदेश दिया कि वो इस रिपोर्ट को कंट्रोल्ड वे में रिलीज करे। और जैसे ही केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर साजी पराइल इस रिपोर्ट की रिलीज पे स्टे लगाने के लिए केरला हाई कोर्ट पहुंच गए। इसके रिस्पांस में एक्ट्रेस रंजनी भी केरला हाई कोर्ट पहुंच गई कि राइट टू प्राइवेसी के तहत उनको यह जानने का अधिकार है कि इस रिपोर्ट में उनके कौन कौन से स्टेटमेंट्स मेंशन किए गए हैं। मीनवाइल अगस्त 19 के दिन केरला गवर्नमेंट ने केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश को मानते हुए हेमा कमेटी रिपोर्ट के कंट्रोल्ड वर्जन को रिलीज कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल्ड वर्जन का मतलब यह है कि इस रिपोर्ट की 63 पेजेस को रिलीज नहीं किया गया बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दैट रिपोर्ट। और जैसे ये रिपोर्ट रिलीज हुआ तो पूरे देश भर में स्पेशली केरला में एक शॉक वेव सा आ गया, क्योंकि इस रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी ऐसी सच बाहर आई है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कमेटी के अकॉर्डिंग मलयालम फिल्म इंडस्ट्री एक हाईली सेक्सुअली अब्यूजिव इंडस्ट्री बनकर रह गई है। फिल्म की एंट्री से लेकर के फिल्म के एग्जिट तक एक विमेन को कई बार सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल अब्यूज से गुजरना पड़ता है। एक्ट्रेस से लेकर के जूनियर आर्टिस्ट तक इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए सभी को सेक्सुअल फेवर देना पड़ता है। और ये सेक्सुअल फेवर ऐसा नहीं होता है कि ऑप्शंस होता है, ये मैंडेटरी होता है। और इतना ही नहीं, एक बार आप फिल्म में एंटर हो भी गए तो आपको फिल्म खत्म होने तक और आपकी पेमेंट के क्लियरेंस तक फिल्म प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, मिडिलमैन, एजेंट्स, इन सभी की सेक्सुअल डिमांड्स को फुलफिल करना होता है, तभी जाकर के फिल्म एक्ट्रेस को या जूनियर आर्टिस्ट को उनकी पेमेंट क्लियर होती थी। इसके अलावा वर्क प्लेस पे सेक्सुअल असॉल्ट, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे सेक्सुअल असॉल्ट और जहां पे ये एक्ट्रेसेस और जूनियर आर्टिस्ट रहते थे वहां पे भी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सामने आए हैं। अगर वीमेन कंप्लेन करना भी चाहती थी तो उनको टॉर्चर किया जाता था और उनकी कंप्लेन सुनने के लिए पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं होता था, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री एक पावर ग्रुप कंट्रोल कर रही है जो इतनी इन्फ्लुएंशियल है और जिनके कनेक्शन इतने ऊपर लेवल पे है कि अगर कोई कंप्लेन करना भी चाहे तो उसको टॉर्चर के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इस कमेटी ने यह भी बताया है कि विमेन जब तक सेट पे होती थी तो डर डर के काम करती थी, यहाँ तक कि विमेन के लिए किसी भी तरीके के सेफ्टी फीचर्स और सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं एग्जिस्ट करते थे। ना तो उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स होता था, ना ही सेपरेट रेस्टिंग रूम और ना ही चेंजिंग रूम्स। इसके अलावा वर्क प्लेस पे विमेन एक्ट्रेसेस को वल्गर और सेक्सुअल कमेंट्स भी सुनने पड़ते थे। इस कमेटी ने जूनियर आर्टिस्ट को लेकर के भी जो खुलासा किया है वो भी काफी शॉकिंग है। इस कमेटी के अकॉर्डिंग जूनियर आर्टिस्ट को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको 19-19 घंटे तक काम करना
पड़ता था। पूरे सेट पर उनके लिए कोई भी रेस्टिंग रूम नहीं एग्जिस्ट करता था। उनको पूरे दिन भर ओपन ग्राउंड में धूप में घंटों तक काम करना होता था। यहाँ तक कि उनको अपने पैसे मांगने के लिए प्रोड्यूसर्स के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखे हुए चीजें थे वो भी एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं होते थे। टाइम इतना ही नहीं, इन सभी को कभी भी टाइमली पेमेंट भी नहीं किया जाता था। कोई इन सब टॉर्चर को सह भी जाए तो उसके बाद शुरू होता था इनका ऑनलाइन हरासमेंट। फिल्म खत्म हो जाने के बाद भी इनको ऑनलाइन हरास कर इनका यौन शोषण किया जाता था। इस कमेटी ने इन सभी इश्यूज को उजागर तो किया ही, इसके अलावा कई सवाल भी उठाए हैं कि आखिर कैसे एक फिल्म इंडस्ट्री वर्क करती है। लोग जिनको भगवान समझते हैं वो एक्चुअली भगवान होते नहीं है। ये फैन कल्चर, ये हीरो वर्शिप शायद ऐसे इंडस्ट्री के अंदर ऐसे पावर ग्रुप को इतना पावर प्रोवाइड कर देती है जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का काम करते हैं। खैर अब ये मैटर कोर्ट में है क्योंकि अगस्त 22 को केरला हाई कोर्ट ने सील्ड कवर में इस रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी अपने पास मंगवाई है। लेकिन सवाल तो है कि आखिर क्यों समाज में एक विमेन के साथ इस तरह की विवस्त घटनाएं होती है। जहां पे हम एक तरफ विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से हम वर्क प्लेस पे उनको ट्रीट करते हैं, क्या विमेन एम्पावरमेंट कभी हो पाएगा? सवाल यह भी उठता है कि आखिर स्टेट गवर्नमेंट पिछले 5 सालों तक इस रिपोर्ट पे क्यों बैठी हुई थी? अगर इस रिपोर्ट को रिलीज नहीं भी किया तो भी इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन और वुमेन सेफ्टी के लिए क्या काम किए गए? वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर।